हो रहा है हम सबके साथ ऐसा? ये नींद क्यों नहीं आती? आप में से कितने लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन ऑन रख के सोते हैं? सो नींद तो नहीं आएगी। कितने लोग हैं जब रात में थोड़ी आँख खुलती है तो मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं? यू नीड टू गेट अ लाइफ। आजकल मेलाटोनिन कैंडीज़, मेलाटोनिन टॉफ़ी, ये सब मार्केट में बहुत बिक रही हैं और हमें से बहुत सारे लोग इसको ले भी रहे हैं अच्छी नींद के लिए। कोई भी चीज़ आप लेंगे उसका इफेक्ट भी होगा, साइड इफेक्ट भी होगा। हर एक चीज़ को लेने का एक तरीका होता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप सोने से कम 3 घंटे पहले अपना भोजन खत्म कर लें। शाम को 5 बजे के बाद कोशिश करके चाय कॉफ़ी ना पिए। आपको स्लीपिंग टाइम से पहले कम से कम 1 घंटा कोई स्क्रीन नहीं देखना, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो या टेलीविज़न हो, कुछ नहीं देखना। पढ़ सकते 3 बजे नींद खुल गई, उसके बाद नींद नहीं आ रही। अगर ये हफ्ते में बहुत बार हो रहा है, 3 बार से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको एबनॉर्मल मानते हैं, तब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। नींद की गोलियां जो हैं बहुत बदनाम हैं। 3 in 4 people who suffer from mental illness do not go for treatment because of this stigma. Powered by Sensodent K, co-powered by a CSR initiative of USV and Dr. Basu Eye Hospital. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। इस सेशन की शुरुआत मैं राही मासूम रज़ा साहब के एक शेर से करना चाहूँगी। इस सफ़र में नींद ऐसी खो गई, हम ना सोए, रात थक कर सो गई। यह हम में से ज़्यादातर लोगों का हाल है। जो हमारे गेस्ट हमारे साथ ही बैठे हैं, आप हाथ उठाकर बताइए कल रात कौन कौन सुकून की नींद सोया है बढ़िया 7-8 घंटे? बहुत बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर हम सबका यही हाल है। और हमारे यहाँ पे जो 3 डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप में से कौन कौन सो पाया है रात में? अरे चलिए भाई, आप लोग खैर लकी हैं। नहीं, लकी तो नहीं है। मुझे डॉक्टर भतीजा बता रहे थे 60 घंटे 60 आवर्स की इन्हीं ने शिफ्ट की है बिना सोए। और ये डॉक्टर हैं, सर्जरीज करते हैं, न्यूरो सर्जन हैं। सोचिए तो। Dr. Basu Eye Hospital, the best Ayurvedic eye hospital to cure cataract and retinal problems without surgery. डॉक्टर खिलनानी, जब हम कहते हैं कि अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, ये अच्छी नींद क्या होती है? कितने घंटे की नींद को अच्छी नींद कहा जाता है? देखो, पहले तो मैं आपको सर्वत ये बताना चाहता हूँ कि 100 साल के अंदर जो एवरेज स्लीप है हम लोगों की 1.5 घंटा कम हो गई। वो ऐसा नहीं है कि हमारे स्ट्रक्चर में या दिमाग में कोई फ़र्क आ गया, हमारी लाइफस्टाइल में चेंज आ गया है और उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि नींद कितनी होनी चाहिए, तो नींद जो है ना, कम से कम 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। 6 से कम जो नींद कम होती है उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। 8 घंटे की नींद आइडियल होती है एडल्ट के लिए। और जिसकी नींद कम होती है, जो भी, उसको कई सारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है। आपने कहा छोटा आंसर दो, इसलिए छोटा कर रहा हूँ। जो आगे पूछेंगे फिर बताएंगे। हाँ नहीं, हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले लें, इसलिए। डॉक्टर पारिक, मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी। आप देश के जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं। बहुत सारे लोग आपके पास ये समस्या लेके लगभग रोज़ आते होंगे कि डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही है। तो आप ये बताइए, ये जो स्लीप एक तरीके से नींद नहीं आना, कम नींद आना, ये एक तरीके से एक एपिडेमिक बन गया है। क्यों हो रहा है हम सबके साथ ऐसा? ये नींद क्यों नहीं आती? नहीं, मुझे लगता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक लार्ज पार्ट लाइफस्टाइल है। हम जो चाहें कह लें, हमारा लाइफस्टाइल मतलब धीरे धीरे बदतर सा ही होता जा रहा है। ठीक है, अब आप में से कितने लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन ऑन रख के सोते हैं? सो नींद तो नहीं आएगी अब। ठीक है, कितने लोग हैं जब रात में थोड़ी आँख खुलती है तो मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं? यू नीड टू गेट अ लाइफ, राइट? बिकॉज the world doesn't care whether you've seen the notification or not. ठीक है, the world is going to be right there when you wake up. तो जब मैंने हाथ खड़ा किया था कि मुझे नींद आ गई, माय फ़ोन इज स्विच ऑफ, 7 बजे के बाद कॉल करके देख लीजिएगा, राइट? मिलेगा नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ होता है। और मेरे को ऐसा यकीन है, अभी वो नार्सिसिज्म आया नहीं है कि मेरे ना होने से बहुत अंतर नहीं आएगा दुनिया को। मैं सुबह जागूंगा, वहीं पड़ा होगा। सो आई थिंक लाइफ स्टाइल इज़ अ बिग वन। एंड सेकेंड इज़ मेडिकल इलनेस, चाहे वो मेडिकल इलनेस फिजिकल हो जो डॉक्टर्स बताएंगे, या वो जो मेडिकल इलनेसेस हैं जो साइकियाट्री वाली हों, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मोटी तरह से 2 रीजंस हैं।
सो अगर लाइफस्टाइल को हम फोकस कर लें तो स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने आप हमारी कम हो जाएगी। डॉक्टर भतेजा, मैंने आपके काफ़ी सारे पॉडकास्ट सुने हैं, इंटरव्यू सुने हैं, और उनमें आप ये कहते हैं कि कम सोना ये उतना नुकसानदेह है, उतना इनफैक्ट शराब पीने से ज़्यादा नुकसानदेह है इसका जो असर होता है आपके शरीर पर। हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, नौकरी करते हैं, हफ्ते और महीने हो जाते हैं हमारी नींद पूरी नहीं होती। इससे हमारे अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? स्लीप डिप्रिवेशन तो बहुत सीरियस इशू है और उसके बहुत मेजर हेल्थ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कोई स्टडीज़ हैं जिनमें आजकल तो स्लीप डिप्रिवेशन स्टडीज़ भी करना मुश्किल हो गया है क्योंकि मेडिकली अनएथिकल हो गया है, क्योंकि हम लोग को डिप्राइव नहीं करते हैं नींद से, क्योंकि वी नो कि उनको हेल्थ इफ़ेक्ट्स कितने ख़राब हो सकते हैं। तो जो स्लीप डिप्रिवेशन पिछले स्टडीज़ जो हुए हैं, वी हैव कंपेयर्ड, जैसे कि ड्राइविंग सिमुलेशंस में जिनको अल्कोहल दिया गया है और जिनको स्लीप डिप्रिवेशन दिया गया है, जिन लोगों ने स्लीप डिप्रिवेशन के इफ़ेक्ट से उनका जो रिएक्शन टाइम है और जो रिएक्शंस हैं वो बहुत डिलेड थे, मतलब वो स्टडी में। तो इसका मतलब है कि जो आदमी या शख्स रोड पे गाड़ी चला रहा है जो स्लीप डिप्राइव्ड है, उनका एक्सीडेंट होना बहुत हाई चांसेस है एक्सीडेंट होने का। एंड वही एक रिस्की चीज़ है लाइफ में, क्योंकि हम सब लोग रोड पे रहते हैं, सब लोग गाड़ी चलाते हैं, और रोड सेफ्टी स्लीप के वजह से कितना अफेक्ट हो सकता है ये शायद हम बहुत कम समझ पाते हैं। आप सिर्फ अपने लिए ख़तरा पैदा नहीं करते कम सोने से, आप दूसरों के लिए भी पैदा करते हैं। एग्जैक्टली। सर थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा जी जी। स्लीप डिप्रिवेशन के बारे में। साइंस की बात करें तो एक 6 महीने पहले एक बड़ी स्टडी आई थी कि जो लोग 3 से 4 घंटे सोते हैं उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस 41% ज़्यादा होते हैं, और जो लोग 5 घंटे सोते हैं उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस 16% ज़्यादा होते हैं। ये तो सिर्फ डायबिटीज़ की बात। उसके अलावा ब्लड प्रेशर, उसके अलावा स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, उसके अलावा लॉन्ग टर्म में डिमेंशिया, भूलने की बीमारी। डिमेंशिया सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं होती है, बहुत घातक, बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। नोबडी वुड लाइक टू हैव इट। ये साइंटिफिक एविडेंस है उसका। डॉक्टर खिलनानी, आजकल मेलाटोनिन कैंडीज़, मेलाटोनिन टॉफ़ी, ये सब मार्केट में बहुत बिक रही हैं और हमें से बहुत सारे लोग इसको ले भी रहे हैं अच्छी नींद के लिए। अब जो कंपनीज़ ये बनाती हैं वो उन्होंने हमें यकीन दिला दिया है कि भाई ये नींद की दवाइयों की तरह एडिक्टिव नहीं है, यानी इनकी लत नहीं लगती, इनका नुकसान नहीं होता, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, इसलिए लोग ले रहे हैं इन्हें बिना डॉक्टर से पूछे। अब आपने पूछा मेलाटोनिन के बारे में, तो मैं ये कहूँगा कि आज तक दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं हुई या ना कभी होगी जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। सबसे पहले ये समझना है, जो लोग भी सोचते हैं कि एक पेपर आ जाता है कि दिस इज रैंडमाइज्ड ट्रायल में इट इज़ फाउंड टू बी सेफ, जब लार्ज स्टडी करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मेलाटोनिन क्या होता है? मेलाटोनिन हमारा नॉर्मली सिक्रेट होता है, पीनियल ग्लैंड होती है हमारे उसमें। तो जब अंधेरा होता है और जब हमारा सोने का टाइम आ जाता है तो उसमें मेलाटोनिन सिक्रेट होता है। तो अगर आप जेट लैग्ड हैं या आपका टाइम जोन चेंज हो गया है, तो आप अगर मेलाटोनिन ले लें तो आपकी वो नींद इंड्यूस हो जाती है। इट इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, रिलेटिवली सेफ। लेकिन जो नींद की जो दवाइयाँ हैं मेलाटोनिन के अलावा, जो बाकी जो भी हैं जिसके डिटेल में शायद बात नहीं कर पाएंगे, दे आर ऑल एडिक्टिव। डॉक्टर साहब को ज़्यादा पता होगा, ऐसे भी लोग हैं क्योंकि यहाँ दवाइयाँ ओवर द काउंटर मिल जाती है कि जो स्लीपिंग पिल्स 20-20 साल से खा रहे हैं, 15-15 साल से खा रहे हैं, और जो नींद स्लीपिंग पिल के साथ आती है वो कभी भी नॉर्मल नहीं होती। नींद बहुत ज़रूरी होती है और कोई भी नींद की दवाई बिना डॉक्टर की सलाह से इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं खाना चाहिए। बट जो आपने प्रश्न पूछा कि मेलाटोनिन अच्छी दवाई है, सेफ है, FDA अप्रूव्ड है, अमेरिका में ओवर द काउंटर मिलती है, पर उसकी फिर अब्यूज़ शुरू हो जाती है। अच्छा, आई जस्ट नीड टू कमेंट ऑन ये, जिससे आपको क्लैरिटी रहे। कोई भी चीज़ आप लेंगे उसका इफेक्ट भी होगा, साइड इफेक्ट भी होगा। हर एक चीज़ को लेने का एक तरीका होता है। सो अगर हम मेलाटोनिन की बात करें तो मेलाटोनिन की इफेक्टिवनेस इज ऑल्सो अबाउट व्हेन यू टेक इट एंड हाउ फ्रीक्वेंटली यू टेक इट। So just because it's available as a gum or a jujube, that does not mean you take it after breakfast, lunch and dinner. Right? That's not science. And just because something is available OTC, that doesn't mean you take it.
So cigarette and alcohol is also available OTC. That doesn't mean you take it whenever you want it. Ideally, you should not be taking it in the first place, right? So इस बात को समझिए. And addictive potential of any medication, which is relatively short acting, relatively gives you any form of relaxation, will always be there, whatever that medication is. So इसलिए just to pick on sleep tablets as addictive is feeding on to the stereotype and myths around psychiatry. How many of you think Dolo 650 is a safe medicine? Do you know that Dolo 650, if it's taken in adequate quantities, can kill you immediately because of hepatic damage? So nothing over the counter necessarily needs to be safe. Even alcohol is available over the counter, it's not safe. Please remember, anything can harm you if taken the wrong way. The second thing I'd like to say about melatonin, जो मैं बोलना चाहता हूँ कि US में एक बहुत supplement industry is not well regulated. खास करके हमारे country में भी मेलाटोनिन गोलीज में जो वो बोलते हैं कि आप ये मेलाटोनिन गोली में 3 mg है या 6 mg मेलाटोनिन कंटेंट है, जब एक्चुअली थर्ड पार्टी टेस्टिंग किया जाता है उसमें वो वैल्यूज़ नहीं आते हैं. तो जो आप सोच रहे हैं कि आप मेलाटोनिन का डोज ले रहे हैं, दैट इज़ इनएक्यूरेट. तीसरी बात, जो आप एक्सोजेनस मतलब आपके बॉडी के बाहर से जो आप मेलाटोनिन खाते हैं वो आपके एंडोजेनस मेलाटोनिन सिस्टम को सप्रेस करता है. एंड मेलाटोनिन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन. खास करके मेलाटोनिन इज इवन सेक्रेटेड इन प्लांट्स. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन बींग्स. सो प्लीज़ डोंट टेक ऐसे ही blindly taking all these kinds of supplements. It is not at all recommended. Instead, please work on increasing your endogenous melatonin levels. That is a far healthier way. यानी आप ये कह रहे हैं मेलाटोनिन वैसे एक नेचुरल हार्मोन भी है जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है और उसी की वजह से हमें नींद आती है, और वो अगर नहीं बन रहा है पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में तो आप ये इन कैंडीज़ और गमीज़ का सहारा ले रहे हैं और आप ये सोच के ले रहे हैं कि ये नींद की गोलियां जितनी ख़तरनाक नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं है. तो अगला सवाल डॉक्टर भतीजा आपसे ही है. मैंने बहुत सुना है ऐसा सोशल मीडिया पर कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है. तो अगर आदमी 5-6 घंटे सो करके ठीक है, महिलाओं को थोड़ा उससे ज़्यादा नींद चाहिए क्योंकि उनकी साइकिल अलग होती है, जेनेटिक मेकिंग अलग होती है. क्या ये सच है? आई थिंक ये सवाल तो सर आंसर करना चाहिए. आई एम नॉट मेजर स्लीप एक्सपर्ट बट सर इज़ अ मेजर स्लीप एक्सपर्ट, तो उनके पास नॉर्मेटिव डेटा होंगे. बट मेरे ख्याल से जो हार्मोनल चेंजेस के वजह से कुछ वेरिएशन तो ज़रूर होता है, और आई थिंक सर विल बी अ बेटर पर्सन टू आंसर. जी डॉक्टर खिलानी. सो फीमेल्स में एज इट इज़ इन जनरल फ़र्क नहीं होता, लेकिन जो मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल होती है उसमें जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं वो 1.7 टाइम्स, ये डेटा है, ऑलमोस्ट दुगने ज़्यादा होते हैं. वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं, और हमें पता है कि मेनोपॉजल सिम्टम्स में पर्स्पिरेशन, एंग्जाइटी ये सब होती है, तो उसमें थोड़े से ज़्यादा होते हैं. यंग एज में ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता. अच्छा, कोई इसमें जेंडर डिस्पैरिटी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, इक्वालिटी है यहाँ पे. ठीक है डॉक्टर खिलानी, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं. हाँ. नाइट शिफ्ट, रात में काम करना पड़ता है ऑफिस में, और बेचारे ऑब्वियसली रात में वो सो नहीं सकते, तो इसका असर उनकी सेहत पे तो पड़ता ही है. तो बतौर डॉक्टर आप उनको क्या सलाह देंगे? मुझे पता नहीं आगे मौका मिलेगा या नहीं. मैं थोड़े से 8-10 पॉइंट बताना चाहता हूँ स्लीप हाइजीन के बारे में, विथ योर परमिशन. मैंने शुरू इससे किया कि सब लोग कम सो रहे हैं, इसलिए नहीं सो रहे कि हमारे पास टाइम नहीं है. शिफ्ट की बात अपन बाद में करते हैं, लेकिन आप अगर अच्छा सोना चाहते हैं, सबसे पहली बात यह है कि नींद आपका राइट है, नेचुरल भगवान ने दी है. हम अनलेस हम उसको डिस्टर्ब करें मोबाइल से या वॉटेवर. तो अगर आप अच्छा सोना चाहते हैं, पहले तो ये सोच लें कि आपका राइट है, वो नींद आपको आएगी. नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है. उसके सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सोने से कम 3 घंटे पहले अपना भोजन ख़त्म कर लें, अगर पॉसिबल हो तो. रात का खाना जब भी आप लेट खाएंगे, बटर चिकन खाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे, आपकी नींद कभी अच्छी नहीं होगी. आपको रात का खाना साधारण खाना चाहिए. तीसरी बात यह है कि शाम को 5 बजे के बाद कोशिश करके चाय कॉफ़ी ना पिए. स्मोकिंग जो है वो नींद को ख़राब करती है. अगर आप जिम जाते हैं और विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो वो दिन में करें, सोने से पहले ना करें.
दैट विल डिस्टर्ब योर स्लीप। अगर आप ये सोचते हैं कि आप 2 पैक शराब के पिएंगे तो आपकी नींद अच्छी होगी, तो बल्कि वो नींद को डिस्टर्ब करती है। नींद इंड्यूस करेगी पर आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ब्लू लाइट जो होती है वो स्लीप को डिस्टर्ब करती है, तो आपको स्लीपिंग टाइम से पहले कम से कम 1 घंटा कोई स्क्रीन नहीं देखना, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो या टेलीविज़न हो, कुछ नहीं देखना, पढ़ सकते। दूसरा ये कि आपका स्लीपिंग टाइम रिलेटिवली फिक्स होना चाहिए, 11 से 6 सोना, चाहे 10। जो 11 से 6 की नींद होती है उसको आप 3 से 11 के बीच से कंपेयर नहीं कर सकते, वो उतना रिजुविनेशन आपको कभी नहीं देगी। जब अगर आपका 11 बजे सोने का टाइम है, आप आराम से कुछ पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आपको भूख लगी है थोड़ा दूध पी सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, लाइट स्नैक खा सकते हैं, उसके आप सो जाएं। अगर आपको एक कारण जो बहुत इंसोम्निया का होता है कि आप सोने के 10 मिनट में सोचते हैं अरे नींद नहीं आ रही, अरे नींद नहीं आ रही, अब क्या करूं, मेरे को तो नींद नहीं आएगी, कल काम कैसे करूँगा। आप 20 मिनट नींद नहीं आती तो आप उठ के थोड़ा टहल लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए। द वर्स्ट थिंग है, सर ने कहा कि आप अपना देखा रहे कोई खुद आया, किसी ने मैसेज तो नहीं दिया, उसको जवाब दे दूं, तो आपकी गई नींद। तीसरी बात है, अगर आपकी नींद बीच में खुल रही है, 3 बजे नींद खुल गई, फिर उसके बाद नींद नहीं आ रही, अगर ये हफ्ते में बहुत बार हो रहा है, 3 बार से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको एबनॉर्मल मानते हैं, तब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो कोई रीज़न नहीं है कि आप 7 घंटे के लिए ना सोएं, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब वो आपका जो प्रश्न था, सॉरी, नाइट शिफ्ट, हाँ, जो नाइट शिफ्ट है वो डेफिनेटली हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करती है। और इसका मतलब ये नहीं है, डॉक्टर्स तो खैर वर्स्ट अफेक्टेड है, हम सब लोगों ने 48 घंटे की ड्यूटियाँ की हुई है। और जो सर ने जो स्टडी बताई वो सही है। अगर आप नहीं सोए हैं और आपने अल्कोहल पिया है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपकी एफिशिएंसी पे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें जो उतना ही इफ़ेक्ट करता है। तो एक तो सलाह ये है, ये वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी सलाह होती है कि किसी भी आदमी की 7 दिन से ज़्यादा महीने में नाइट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, ये तय है। पर जो ये नेसेसरी ईविल है। और ये भी आप एक और बात मैं स्लीप के बारे में बताना चाहूँगा कि कोई सोचे कि मैं 3 घंटे रात को सोता हूँ और 5 घंटे दिन में सोता हूँ, वो बराबर नहीं होता। जो रात की नींद होती है उसका जो रिजुविनेशन होता है, उसका जो हार्मोनल और जो इम्यूनिटी पे जो इम्पैक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन कि आप जो ड्यूटी बाउंड होके जो 7 दिन महीने में करते हैं वो ज़रूरी है, वो तो करना पड़ेगा, उसका थोड़ा बहुत नुकसान होता है। लेकिन आज का जो यंगस्टर्स और हम भी लोग हैं, वी हैव किल्ड अवर स्लीप। क्योंकि जो जैसे मेरे बच्चे भी हैं, मैं IIT में जाता था, माई सन स्टडीड देयर, मैं 1 बजे उसको पिकअप करने जाता था कई बार। ऑल वर लॉइटरिंग अराउंड, पढ़ नहीं रहे थे, घूम रहे थे। दे फाइट देयर स्लीप till 3 o'clock, 4 o'clock, and then they sleep, then they get up at 10 o'clock. This is absolutely unphysiological, and it has a lot of implication, as I said, on diabetes, hypertension, heart disease. डॉक्टर पारेख अभी जैसे One thing, night shift work WHO के मुताबिक is now classified as a possible carcinogen, मतलब कैंसर कॉजिंग। ओके, तो नाइट शिफ्ट करने वालों को कैंसर का भी खतरा है। डॉक्टर पारेख, मुझे आपसे ये चीज़ ये पूछनी है, अभी जैसे डॉक्टर खिल्लानी ने बताया कि आप रात में अगर नींद नहीं आती है, बहुत लोगों की आदत है कि थोड़ा लिटिल कर लेते हैं, नींद आ जाएगी, और ये आदत अब बहुत कॉमन होती जा रही है। शराब पे डिपेंडेंसी, शराब पियेंगे नींद आ जाएगी, इस आदत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसका कोई नुकसान होता है? ये तो शराब आदत नहीं है। यू नीड टू सी अल्कोहल एज अ डिसऑर्डर। एडिक्शन इज़ एन इलनेस, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो कैनबिस हो। आपको क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है उससे कोई बहुत ज़्यादा साइंस को फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ व्हाट इट इज़, राइट? अल्कोहल इज़ हार्मफुल, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, कैनबिस इज़ हार्मफुल। इफ समबडी टेल्स यू इट इज़ नॉट, देन दे आर जस्ट मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। द अदर एस्पेक्ट इज़ बी वेरी वेरी क्लियर दैट ये जो थॉट प्रोसेस है, डॉक्टर साहब ने अभी बताया था दैट अल्कोहल इम्प्रूव स्लीप, देयर इज़ इनफ रोबस्ट एविडेंस दैट अल्कोहल एक्चुअली मेक्स स्लीप वर्स. So if you pick up 100 people with regular alcohol use and 100 who don't have, तो जिन लोगों में अल्कोहल यूज़ ज़्यादा है उनमें स्लीप इम्पेयरमेंट ज़्यादा होगा.
सो ये बहुत रोबस्ट एविडेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट की गुंजाइश है नहीं. एंड अल्कोहल इंटरफेयर्स विद स्लीप. डॉक्टर साहब जी जी जी. अल्कोहल से क्या होता है, इट्स अ डायूरेटिक, तो आपको बीच रात में उठ के यू हैव टू यूज़ द रेस्ट रूम. दूसरी बात है कि अल्कोहल डिसरप्ट्स REM स्लीप. REM स्लीप इज़ द ड्रीम स्टेट ऑफ स्लीप, जहाँ पे इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन एट्सेट्रा. डॉक्टर पारिक, एक चीज़ मुझे आपसे ये पूछनी है. आप साइकियाट्रिस्ट हैं, आप दवाइयाँ लिखते हैं. अगर कोई कहता है आपसे कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे इंसोम्निया, सारे डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं, राइट? हाँ, ये सिर्फ साइकियाट्रिस्ट को ना बोलेंगे हम दवाइयाँ लिखते हैं. अरे नहीं सर, सारे डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं, सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं और सारी दवाइयाँ सोच समझ के लिखी जाती हैं. अब पूछिए. हाँ, सवाल मेरा अब तो क्या ही पूछूं. सवाल मेरा ये है कि नींद की गोलियां जो हैं बहुत बदनाम हैं. आप वहाँ से शुरू करिए. पूछिए ब्लड प्रेशर की दवा शुरू होगी, बंद होगी, नहीं होगी. आप यहाँ पे पूछिए डायबिटीज़ की दवा शुरू होगी, बंद होगी या नहीं होगी, फिर मुझसे पूछिए. हाँ, अब ये दवाइयाँ लंबी चलती हैं, बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट. प्रॉब्लम ये है कि सालों साल हमने इसी स्टिग्मा, इसी स्टीरियोटाइपी के कारण लोग मेंटल हेल्थ का इलाज नहीं कराते हैं. 3 in 4 people who suffer from mental illness do not go for treatment because of this stigma. तुम वहाँ जा रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तुम ये नहीं करते हो इसलिए प्रॉब्लम है, तुम वो नहीं करते हो इसलिए प्रॉब्लम है. दवा मत खाना, आदत हो जाएगी. दवा मत खाना, ये हो जाएगा. काउंसलिंग मत करना, डिपेंडेंस हो जाएगी. 50 किस्म के स्टिग्मा लगा के रखे हुए हमने. फैक्ट इज आपको तभी दवा की ज़रूरत होगी जब आपको कोई बीमारी है. गाइडलाइंस बहुत क्लियर है. आप चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे आप कहीं वेस्टर्न कंट्री में हो, चाहे आप कहीं इसमें हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे. डायग्नोसिस के क्राइटेरिया भी डिफाइंड है, कौन सी दवा देनी है गाइडलाइंस है वो भी डिफाइंड है, उसका पीरियड भी डिफाइंड है, उसको कब रोकना कब बंद करना वो भी डिफाइंड है. अब क्योंकि आपने फिल्मों में देखा है कि कुछ हो रहा है, क्योंकि आपने कहीं कुछ पढ़ लिया कि इस बार दवा शुरू हो गई तो बंद नहीं हुई, यह अपने आप में सही नहीं है. यस, ऑल शॉर्ट एक्टिंग मेडिकेशंस like painkillers can have an addictive potential. ये फैक्ट है. पर अगर आपको जब दवा बोली जा रही है कि भैया आप 3 हफ्ते के लिए रोज़ रात को दवा लें, अब आप 3 साल के बाद आ रहे हैं कि मैं एक बार लेने के बदले 3 बार ले रहा था और फिर आए हैं, अब उसमें ना मेरी प्रॉब्लम है ना दवा की प्रॉब्लम है. सो ऑनेस्ट आंसर इज लाइक एनी अदर मेडिसिन, लाइक एनी अदर मेडिकल इलनेस, मानसिक बीमारियां भी बीमारियां हैं जिसमें किसी भी और तरह से उसका इलाज होता है. हम टाइफाइड का इलाज करते हैं, 2-3 दिन में पेशेंट ठीक हो जाते हैं, 15 दिन एंटीबायोटिक देते हैं. आप ट्यूबरकुलोसिस का इलाज करते हैं, कुछ हफ्तों में पेशेंट ठीक हो जाते हैं, कभी कभी 2 साल तक दवा देते हैं. तो हो सकता है डिप्रेशन में साल भर तक दवा देनी हो या 6 महीने तक दवा देनी हो. पर यह सोचना कि ज़्यादातर लोगों की दवाइयाँ सारी ज़िंदगी चलेंगी क्योंकि किसी साइकियाट्रिस्ट ने वो प्रिस्क्रिप्शन किया है, ये एक मिथ है. और इस स्टिग्मा को बहुत अच्छा है आप यहाँ कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं. ललन टॉप पे जब आप मेडिकल शो करें ना तो एक नीचे वो एक कैप्शन चला दिया करें, साइकियाट्री मेडिसिन आर नॉट एडिक्टिव, साइकियाट्री मेडिसिन आर नॉट एडिक्टिव. इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है, बीमारी का मतलब मेंटल इलनेस, पैथोलॉजिकल एंजाइटी, डिप्रेशन या साइकोसिस, या और फिर स्लीप डिसऑर्डर है, मतलब नींद नहीं आती या नींद एडिक्वेटली नहीं आती, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मतलब बिना दवाई के जो मैंने स्लीप हाइजीन की, और इसमें मैं कुछ मिस कर गया कि अगर आपको फिर भी नींद आने की प्रॉब्लम है तो सोने से पहले अगर गर्म पानी से नहा लेंगे आपको इमीडिएटली नींद आएगी. एंड दिस इज़ व्हाट साइंस इज. तो बिफोर रिसॉर्टिंग, अगर पैथोलॉजिकल स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, जो अगर सिंपल स्लीप डिस्टर्बेंस है या स्लीप ठीक से नहीं आती, और तो बिहेवियर डिसऑर्डर से जो एविडेंस है 30 to 40% स्लीप नॉर्मल हो जाती. तो बिफोर रिसॉर्टिंग टू मेडिकेशन, दैट्स व्हाट आई वांट टू से. और सर ने बहुत अच्छी बात करी, और ये हम डॉक्टरों की प्रॉब्लम है, हम एक दवाई लिख देते हैं, हम उस पर लिखते हैं फॉर 2 weeks, लेकिन वो रिपीट अपने आप ही करते रहते हैं. केमिस्ट के पास जाते हैं, वो पर्ची भी नहीं लेके जाते, नाम बोल देते हैं कि भाई ये दे देना ज़रा, तो वो 30 गोली दे दो, 50 गोली दे दो. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉजिंग द एडिक्शन इन द सोसाइटी. डॉक्टर भटेजा, एक सवाल मेरा आपसे ही है, अगर डॉक्टर पारिक और डॉक्टर खिलनानी भी उसमें ऐड करना चाहें. बहुत बार ऐसा होता है हम रात में सो तो जाते हैं, पर जब सुबह सो कर उठते हैं तो एक तो ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है और दिन भर बहुत ज़्यादा थका हुआ लगता है, सुस्ती महसूस होती है. अगर ये लगातार हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं और इसका इलाज कैसे किया जाए?
तो स्लीप क्वालिटी एक चीज़ है जो हम काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारा स्लीप क्वालिटी कैसे था। और क्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है स्लीप के बारे में। एक्चुअली 4 इम्पॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं, QQRT, क्वालिटी, क्वांटिटी, रेगुलरिटी, टाइमिंग। तो आप ये 4 मेट्रिक्स याद रखें। तो जब आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि आपका स्लीप रिफ्रेशिंग नहीं था, इसका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपका स्लीप क्वालिटी ठीक नहीं था। ये बहुत सारे वजह हो सकते हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, स्लीप डेफिसिट हो सकता है जो आप कैच अप कर रहे हैं क्योंकि आप लास्ट 3-4 दिन से ठीक से सोए नहीं हैं, और ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ड्रॉप इन ऑक्सीजन सैचुरेशन बीच रात को बिकॉज ऑफ फॉल्टी ब्रीदिंग। तो इसके लिए अगर आपको ये ऐसे लगातार हो रहा है तो आपको स्लीप स्टडी करवाना चाहिए। आप लोगों में से कितने लोगों को खर्राटे आते हैं रात को? आप लोग सब यंग है शायद वो, और सच थिन लेडी शी इज हैविंग। सो एक जो मैं जब छोटा था स्कूल में तो हमारे पड़ोस में एक हजरत खूब खर्राटे मारते थे, तो हम उनको एनवी करते थे कि बहुत अच्छा सोते हैं घोड़े बेच के, जो है ना। लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होती है ना, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें जब खर्राटे आते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके जो हवा अंदर जा रही है उसमें रुकावट आती है। आपको सीटी बजानी हो तो नैरो करना पड़ता है। तो उस दौरान क्या होता है कि आपकी जैसे 1 घंटे में 15 बार, 20 बार, 50 बार आपका जो एयर फ्लो होता है वो कम हो जाता है और एक्चुअली चोकिंग होती है, और उसमें सबकॉन्शियस लेवल पे नींद टूटती रहती है, जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेड स्लीप एकदम। तो उससे क्या होता है कि आदमी 8 घंटे सोने के बाद भी उसका बार बार ऑक्सीजन लेवल कम होता है, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि नींद टूटती रहती है उसको नहीं पता चलता। और आप लोगों को कभी देखा हो आपने, आपके कोई घर में कोई खर्राटे मारते हो तो खर्राटे इंटरमिटेंटली आते हैं, क्योंकि जब स्लीप एक्चुअली टूटती है तो फिर खर्राटे बंद हो जाते हैं, ऐसे झटका सा आता है और फिर वो सांस उनको नहीं पता लगता। पर स्लीप मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो स्लीप इनकम्प्लीट होती है, इसलिए वो सुबह उठते हैं तो ग्रॉगी होते हैं। सबसे पहले कॉफ़ी चाय चाहिए होती है, फिर एक चाय चाहिए होती है। ऑफिस जाते हैं तो भी ड्राइव करते समय कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एक्सीडेंट, रोड साइड एक्सीडेंट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट। मीटिंग में बैठे होंगे सो जाएंगे, गाड़ी के पीछे बैठे होंगे, गाड़ी चलाते चलाते समय कई बार वो रेड लाइट पे साइड में खड़ी करके 10-15 सेकंड का नैप भी ले लेते हैं, फिर चलना शुरू कर देते हैं। मीटिंग में नोट गिनते गिनते कैशियर सो जाता है, इतना उनको स्लीपीनेस होती है। लेकिन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इट इज़ अ कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, इट इज़ अ कॉज ऑफ डायबिटीज़, इट इज़ कॉज ऑफ डिमेंशिया, बिसाइड्स लोवर्ड एफिशिएंसी एट योर वर्क। तो स्लीप एपनिया इज़ अ वेरी बिग इशू। उस पर मैं इससे ज़्यादा ये इस फोरम पे बात नहीं करूँगा कि तो जो आंसरिंग दैट क्वेश्चन, इफ़ समबडी इज़ ओबीस, जिसका वेट ज़्यादा है, BMI ज़्यादा है, एंड इफ इज 30-40 प्लस, and if despite sleeping for 7-8 hours he is not fresh during daytime, most probably is having sleep apnea. पर सर अभी आपने कहा जो ओवरवेट है, पर हमारे तो बहुत सारे साथी हैं जो ओवरवेट नहीं है, उनको भी बहुत तेज़ खर्राटे आते हैं। हाँ, तो उनको क्यों आते हैं? 30 to 40% of sleep apnea is seen in people who are not overweight. उसमें structural abnormality होती है। बेसिकली मैंने कहा ना कि वो रुकावट होती है अपर एयरवेज में। जब आदमी की नींद गहरी होती है तो उस समय मसल रिलैक्स करती है, वो पैसेज नैरो हो जाता है। कई नेक की भी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, कोई डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो, या फिर टॉन्सिल्स बहुत बड़े होते हैं, या यूवुला एक स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, आपने सुना होगा लोग CPAP मशीन लगा के सोते हैं। उसके अलावा ENT की सर्जरीज भी होती हैं जिसमें वो उसको काट देते हैं, और डेंटल अप्लायंसेस भी होते हैं जिनको इसकी एबनॉर्मेलिटी होती है, तो रात को लगाते समय उसको लगा देते हैं कि जबड़ा आगे हो जाए। इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू रिकग्नाइज इट। अगर मेरे पास 10 पेशेंट आते हैं जिनको मैं स्लीप एपनिया डायग्नोस करता हूँ, सिर्फ 2-3 ही तैयार होते हैं मशीन लगाने के लिए, उसका इलाज करने के लिए। वो सफ़र करते रहते हैं, और हार्ट अटैक्स का, सडन डेथ का कारण है ये। और जब अनफॉर्चुनेटली नाम लेना नहीं चाहिए, मिस्टर बप्पी लहरी डाइड इन स्लीप, मेरे OPD में नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ गए जो ओबीस थे, बिकॉज दे गॉट स्केयर्ड।
लेकिन जब क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाती है या दिन में नींद आती रहती है, कॉफ़ी पीते रहते हैं, स्मोक करते रहते हैं, तो वो उसको एड्रेस नहीं करना चाहते। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम प्रचेता चौहान है, मैं IIMC की छात्रा हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कभी कभी हम जब सो रहे होते हैं दिन में या रात में, और अचानक से जब किसी कारणवश हमारी नींद खुल जाती है तो एक अचानक से सर दर्द होने लगता है, वो क्यों होता है? और कभी कभी पूरी नींद होने के बाद भी कभी कभी दर्द होने लगता है, ये किसी बीमारी का संकेत है या फिर शरीर में कोई कमी? इसका नींद का टूटना तो नॉर्मल है, डॉक्टर्स की तो टूटती रहती है क्योंकि वो उठाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं होता जिसकी कभी नींद डिस्टर्ब भी ना हुई हो। ये मैंने आपको कहा ना कि नींद आपका हक है। अगर आपकी नींद किसी वजह से टूट गई है, यू आर यंग, बट जो है 50+ होते हैं वो यूजुअली 1-2 बार यूरिन के लिए उठना वो नॉर्मल होता है, लेकिन हेडेक नहीं होना चाहिए। मैं कोई कारण नहीं है। हेडेक उनको होता है जिनको स्लीप एपनिया होती है, जैसे एक होता है ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, जिसको पिकविकियन सिंड्रोम बोलते हैं। उनकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है रात में, उस वजह से हेडेक हो सकता है। तो इसलिए बाकी जो दूसरी बात जो आपने कही कि आप सोने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते, तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर एंग्जाइटीज, व्हाट इज़ द वरी दैट यू आर, अदरवाइज लुकिंग एट यू एंड योर एज एंड स्टेचर, आई डोंट सी एनी रीज़न दैट। एंड वंस इन अ वाइल तो अनरिफ्रेशिंग स्लीप होना नॉर्मल होता है। जैसे मैंने शुरू में बोला, इफ इट इज़ हैपनिंग मोर देन 3 times in a week, then it is pathological। हफ्ते में 1-8 बार हो जाना कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे डॉक्टर पारिक से एक चीज़ पूछनी है। बहुत बार ऐसा होता है सोते सोते एंग्जाइटी होती है, घबराहट। ऐसा नहीं है कि उस टाइम कोई इमीडिएट रिस्क है, कोई एग्ज़ाम होने वाला है, कोई डेडलाइन, कुछ नहीं, सोते सोते एकदम से घबराहट होने लगती है और बहुत लोगों को ये समस्या है। ये क्यों होता है? अगर फ्रीक्वेंटली नहीं है देन लाइक डॉक्टर साहब सेड यू कैन इग्नोर इट, राइट। वी डोंट नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू एनीथिंग जो फ्रीक्वेंट ना हो। हमारे लिए इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ लाइफ एक पैरामीटर है। अगर लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो रही है देन वी शुड लुक एट इट। अब इट कैन बी स्ट्रेस, इट कैन बी स्लीप हाइजीन, इट कैन बी योर लाइफ स्टाइल, इट कुड ऑल्सो बी हैविंग एनजाइटी कि मैंने आई हैव अ टेंडेंसी टूवर्ड्स एनजाइटी, माई माइंड रन्स अ लॉट, आई हैव एक्सेसिव थिंकिंग। वो एक्सेसिव थिंकिंग फिर मेरी स्लीप पे इम्पेयरमेंट करती है, समथिंग ऑन दोज लाइन्स। सर अब मेलाटोनिन ले नहीं सकते, डरा दिया आपने, बेंजोडाइजेपिन्स एडिक्टेड होती हैं, SSRIs की अपनी समस्याएं हैं। कभी गलती से दिन में नींद आ जाए तो दिन में सो लें या वो भी हार्मफुल है? मेलाटोनिन अगर हम डॉक्टर की सलाह से लें तो कोई ख़राबी नहीं है। बेंजोडाइजेपिन लाइक पेन किलर्स एंड अ लॉट ऑफ अदर मेडिकेशंस आर एडिक्टिव, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो ले लेनी चाहिए। SSRI इसकी किसी भी और दवा से, चाहे वो किसी भी स्पेशलिटी की हो, अक्रॉस द बोर्ड ऑफ हेल्थ केयर उतनी ही प्रॉब्लम्स है जितनी कोई और है। डॉक्टर साहब ने डोलो का एग्जाम्पल दिया, तो SSRIs, अगर SSRIs 1970s में ना आए होते तो ग्लोबल कलेक्टिव वैल्यू, आई मीन वेलबींग होती ही ना। ये रियलिटी भी हमें समझनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 28 करोड़ 280 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम डिप्रेशन टुडे, एंड 70% ऑफ पीपल विद डिप्रेशन आर गेटिंग फाइन and lead a normal life primarily because of what happened in 1970s when Prozac came to the world. So let's be very clear about that SSRI aspect. And this I'm saying only because it's very important to remind everyone that medications have a guideline, medications have an evidence. As long as they're used with evidence, it is fine. Otherwise, you look at your lifestyle, you look at हमारी quality of life कैसी है। अगर फिर भी परेशानी आती है तो उसका हल ढूंढना है। अब वो हल चाहे मेरी लाइफ से आ रहा हो, जहाँ पे डॉक्टर साहब ने काउंसलिंग CBT की बात करी, या मेरे सपोर्ट सिस्टम की मदद हो सके, मेरे स्लीप हाइजीन हो सके, मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे करें, ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड टू बी लुक्ड इनटू। दिन में सोने वाली बात, क्योंकि एक साइकियाट्रिस्ट से मेरी बात हुई तो उन्होंने पूछा कि आपको दिन में नींद आती है क्या? तो रात में नहीं आती तो दिन में सो लेते हैं क्या, इसलिए नींद तो नहीं आती? क्या दिन में सोना हार्मफुल है? अगर रात की स्लीप उससे ख़राब हो रही है तो दिन में सोना अवॉइडेबल है। आई एम नॉट अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ डे टाइम नैप्स, मुझे लगता है कि बहुत ओवररेटेड है। डे टाइम नैप्स आर फाइन। एक चीज़ है कॉल्ड स्लीप प्रेशर। तो जब आप जग जाते हैं सुबह, देयर इज़ अ केमिकल इन द ब्रेन जो बिल्डअप हो जाता है, इट्स कॉल्ड एडेनोसिन। इनफैक्ट जो आप कैफीन पीते हैं ना, वो एडेनोसिन को ब्लॉक करता है, इसीलिए आप जग जाते हैं। तो जैसे आपका दिन बढ़ते जाता है, एडेनोसिन का लेवल बढ़ते जाता है। इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर। तो अगर आप बीच में नैप ले लेंगे तो वो प्रेशर
रिलीज़ हो जाएगा, तो आपका रात का स्लीप प्रेशर कम हो जाएगा। तो अगर आपका रात का नींद अफेक्ट नहीं हो रहा है आपके नैप से, तो आप ले सकते हैं। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है, मैं शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ से हूँ। जैसा कि हमें मालूम है कि आजकल रील और शॉर्ट्स का ज़माना है, और इस समय इंटरनेट पर्सनैलिटी जितने भी हैं, अगर वो कुछ भी बोल देते हैं तो लोग उनको मानने लग जाते हैं। जैसे कि मानो अभी सौरभ सर ही अगर इस बात को बोल दें कि कुएं में कूदने से जर्नलिस्ट बन जाएंगे, तो अगले दिन सैकड़ों लोग कुएं में कूदे हुए मिलेंगे। आजकल जितने भी इंटरनेट पर्सनैलिटी हैं, चाहे वो कथा भागवत वाले हों चाहे कोई और हो, बिना किसी साइंटिफिक प्रमाण के कई सारे सॉल्यूशन बताने लगते हैं मेडिकल के लिए। तो इस तरह की चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं एज अ हेल्थ केयर सपोर्टर्स? आपको ये कैसे लगता है कि कई लोगों को उसमें अफेक्ट होते हैं, जो गांव वगैरह के लोग हैं या फिर जो बहुत आम लोग हैं, वो अफेक्ट होते हैं इस चीज़ से, वो एकदम इस चीज़ को मानने लग जाते हैं कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो सच है? मुझे ऐसा लगता है कि इसका गांव और शहर से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, राइट। इन्फ्लुएंस होने को उतने ही लोग रेडी हैं जितने हैं, और मुझे इन्फ्लुएंस शब्द में यही प्रॉब्लम लगती है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन अ पर्सन कॉलिंग देमसेल्व्स एन इन्फ्लुएंसर। मतलब आपका नार्सिसिज्म इतना है कि आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलें और आप बोले मेरे फॉलोअर्स हैं, वो आपकी अपनी ज़िंदगी है, लुक इन द मिरर एंड यू विल सी द पॉन्ड। बट उल्टा वाला इशू ज़्यादा है यार, कोई किसी अपने आप को इन्फ्लुएंसर बुला रहा है तो पर आपको इन्फ्लुएंस होना ज़रूरी तो नहीं है ना। आप भी तो डिसाइड कर सकते हैं कि जो बता रहे हैं, अगर आप मुझसे कार्डियक का सवाल पूछें और मैं आपको ब्लड प्रेशर की दवा के बारे में बताऊं और आप मेरी बात सुन लें, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। मेरी तो खैर है ही कि मुझे पता नहीं है ना मुझे किस सब्जेक्ट में बोलना है नहीं बोलना है, पर आप सुन क्यों रहे हैं मेरी बात? साइकियाट्री में बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, थोड़ा बहुत मुझे आता है। दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट हमने persistent, consistent exposure to information in a creative, semi-addictive, sometimes even more, in a very attractive way, जब आपको बताया जा रहा है, सोचने वाली बात है ना। अब अगर आप मुझसे पूछें कोई भी चीज़ के बारे में, डिप्रेशन के बारे में आपने मुझसे पूछा होता है, आप मुझे बोल लें कि 30 सेकंड की रील बना के दिखाओ। यार 15,000 पेज हैं, 15,000 पेज को 30 सेकंड की रील में बनाएंगे, फिर उतना ही समझ में आ पाएगा जितना समझ में आ पाएगा, और वो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। मुझे लगता है आप युवा हैं, लेट इन्फ्लुएंसर्स कॉल देमसेल्व्स इन्फ्लुएंसर्स, यू से नो टू बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। द डे यू स्टॉप गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, दे विल हैव टू चेंज देयर नेम। ये जो बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछा है, इसके वी आर सफरर एक्चुअली डॉक्टर्स, क्योंकि हम जो भी कुछ लिखते हैं या बोलते हैं, अगली बार वो हमें सुनाते हैं, उसके बारे में नॉलेज हमें ही देते हैं कि भाई हमने ये पढ़ा। लेकिन ये इसका नुकसान बहुत होता है। नुकसान ऐसे होता है, एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है जो हम पल्मोनोलॉजिस्ट बहुत कॉमनली ट्रीट करते हैं, तो गूगल में जाते ये लिखा होता है कि भाई आपकी लाइफस्टाइल अब 3 से 5 साल बच गई है, उसके बाद यू आर डेड। तो आप सोचो, एक 35 साल की लेडी है, उसके बच्चे हैं 2, वो आके कहती है अब सर मेरा क्या होगा, मेरा तो 3 साल ही बच गए। तो दिस इज़ एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल। इसी तरह से जो मतलब गूगल को मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है ये तो आपको सोचना है। आप फैक्ट चेक कीजिए आपके इन्फॉर्मेशन को, और जैसे सुबह में कृष्ण अशोक ने बताया था, कंटेंट इज़ नॉट द सेम एज नॉलेज, एंड आई विल ऐड टू दैट, इन्फ्लुएंसिंग इज़ नॉट द सेम एज टीचिंग। Thank you, Dr. Khilnani. Thank you, Dr. Parekh, and thank you, Dr. Bhateja.